Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will study chemical characteristics of water. In the previous video, we have seen the physical characteristics of water. So let's start with the chemical characteristics. Characteristics of water is classified as physical, chemical and bacteriological. Temperature, taste and odor, color, turbidity and conductivity. ये जो है हमने previous videos में देखा है. Then आज के जो वीडियो में देखेंगे हम पीएच देखेंगे, टोटल सॉलिड्स, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, एसिडिटी, अल्कलिनिटी, क्लोराइड्स, फ्लोराइड, हार्डनेस. हार्डनेस जो है वो इस वीडियो में नहीं देखेंगे हम. हार्डनेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हार्डनेस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाता था, इसलिए मैंने हार्डनेस का अलग से सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा हूँ. देन ऑर्गेनिक मैटर, देन हेवी मेटल्स के एग्जांपल लीड एंड आर्सेनिक, देन नाइट्रोजन. ये जो है सब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज. फर्स्ट इज पीएच. पीएच क्या है? द निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पीएच रहता है. निगेटिव लॉग उसकी जो डेफिनेशन है पीएच की डेफिनेशन क्या है? निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी अगर हमें इंडिकेट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं. जैसे अगर कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का है तो इधर H पॉजिटिव और ये कॉन्सेंट्रेशन राउंड ब्रैकेट नहीं, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है. ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन पीएच का. पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पीएच का जो फुल फॉर्म है वो P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, P मीन्स पोटेंशियल, H मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब पीएच क्यों फाइंड करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा. पीएच से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि वाटर का नेचर क्या है, वाटर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या न्यूट्रल है. इससे हम पता कर सकते हैं कि ये काय पर से पता कर सकते हैं हम वाटर में प्रेजेंट, सॉरी, ये पता कर सकते हैं हम पीएच के थ्रू. पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ऊपर है तो बेसिक. ठीक है, ये पीएच के में बताऊंगा आपको. ठीक है, तो पीएच का जो डेफिनेशन हो, पीएच की डेफिनेशन उसके फॉर्मूले से डिराइव हुई है. नेगेटिव minus log to the base 10 H plus ion concentration, that is negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration. This is the definition of pH. ठीक है, और pH जो स्केल है वो pH स्केल वेरी करती है 0 से 14, 0 to 14 के बीच में क्या करती है pH स्केल वेरी करती है. ठीक, देन अब जो ये पीएच स्केल नीचे डायग्राम में मैंने मेंशन की है, 7 जो है पीएच स्केल जो है वो 7 से लेफ्ट साइड में 0 की तरफ, 7 से राइट साइड में 14 की तरफ, यानी 0 to 14. जैसे बताया मैंने आपको कि 0 to 14 पीएच स्केल जो है वो वेरी करती है. 7 पे जो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल अगर सैंपल की पीएच अगर 7 है, इसका मतलब क्या है कि वो सैंपल क्या है, न्यूट्रल, और उसकी पीएच कितने रहेंगे? 7 रहेंगे. ठीक है, और न्यूट्रल रहने वाला वाटर जो वो प्योर वाटर रहेगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है. ठीक, और उसका एग्जांपल है डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं रहती है. डिस्टिल वाटर सबसे प्योर वाटर रहता है, इसलिए उसकी जो पीएच रहती है उसकी पीएच 7 रहती है. अब पीएच कम कौन कौन से वाटर सैंपल की रहती है, पीएच ज्यादा कौन कौन से वाटर सैंपल की रहती है देखते हैं. नॉर्मल रेन, उसकी पीएच रहती है 6 के आसपास, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऐड होने की वजह से थोड़ा सा नेचर जो है वाटर का थोड़ा नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है. इसके लिए उसकी जो पीएच है उसकी पीएच 5 to 6 के अराउंड मिलेगी. देन वाइन की पीएच जो है वो 4 रहती है. देन लेमन जूस हाईली एसिडिक रहता है. हम बोलते हैं कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक रहता है, एसिड रहता है उसमें. लेमन में जो रहता है वो एसिड रहता है प्रेजेंट, और लेमन जूस में भी लेमन जूस जो रहेंगे वो भी एसिडिक रहेंगे. उसकी जो पीएच रहेंगे 2 रहती है पीएच उसकी नियर अबाउट. देन एसिड में का जो बैटरी है, सॉरी, बैटरी में का जो एसिड है, बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है उसकी जो पीएच रहती है वो पीएच 1 रहती है. हाईली एसिडिक वाटर जब यूज किया जाता है या फिर हाईली एसिडिक स्ट्रेन का सॉल्यूशन क्या किया जाता है, यूज किया था. ये था पीएच बिलो 7. अब पीएच अबव 7, 8 बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा जो हम बोलते हैं उसे बेकिंग सोडा केक में वगैरह इडली में यूज किया जाता है. ठीक है, उसकी जो पीएच रहती है, जब उसकी पीएच रहती है नियर अबाउट 8. देन सोप, सॉफ्ट सोप,
देन उसकी पीएच रहती है 10। देन अमोनिया NH3 और NH4 प्लस, ठीक है, इनकी पीएच रहती है 11 टू 12 के बीच में। देन डाई, उसकी पीएच रहती है 13, ठीक है। तो ये जो है पीएच स्केल थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर फाउंड इन नेचर में बी एसिडिक और अल्कलाइन इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। वाटर जो रहता है नेचर में फाइंड होता है वो एसिडिक भी रह सकता है, वाटर जो रहता है नेचर में प्रेजेंट वो एसिडिक भी रहता है और बेसिक भी रहता है। काय पर डिपेंड करता है, डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट। हमने हमेशा ये देखा है कि अगर वाटर में अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि वो वाटर जो है वो एसिडिक है। अगर वाटर में OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो बेसिक है। जैसे कि एसिड का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एसिड का एग्जांपल आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन H2SO4 HCl हो गया, देन H2SO4, ठीक है। तो ये क्या है, एसिड के एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, कार्बोलिक एसिड H2CO3, ये सब क्या एसिड है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है H, बराबर। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, H पॉजिटिव आयंस रहे तो क्या रहता है, एसिड रहता है, और OH निगेटिव आयंस रहे तो बेस रहता है। ये हमारे, ये इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ऐसा रहता है कि H पॉजिटिव रहेंगे तो एसिड, OH निगेटिव रहेंगे तो बेस। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे वहां वो सैंपल को एसिडिक कहा जाएगा, और जहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे उसे बेस कहा जाएंगे। लेकिन हम यूनिवर्सली जो है वो इन जनरल बोला जाएगा कि X पॉजिटिव आयन ज्यादा तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और OH निगेटिव आयन ज्यादा तो उसे हम बेस बोलेंगे, क्योंकि जो HCl है H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। या फिर उसके एग्जाम्पल बेस का अगर एग्जाम्पल लेंगे हम तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। अब इसमें क्या हम बोलेंगे कि अगर OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट है इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि, ध्यान में रखना कि निगेटिव साइन रहेंगे तो हम उसे एसिड कहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे। कोई भी अगर एटम रहेगा वो एटम का साइन अगर निगेटिव तो उस वजह से एसिडिटी प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है। और वाटर में कौन से टाइप के डिजोल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसीलिए बोल रहा कि वाटर में कौन से टाइप के डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वाटर का जो नेचर है वो पता कर सकते हैं एसिड है कि बेस है। अब इन जनरल में H पॉजिटिव रहेगा तो एसिड, OH निगेटिव रहेगा तो बेस यानी अल्कलाइन, ठीक है। देन pH कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH मीटर। पोटेंशियोमीटर से हम pH क्या फाइंड कर सकते, pH फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो है pH की अगर फाइंड करना है तो हमें पोटेंशियोमीटर है pH मीटर के थ्रू मिल सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट में आगे की स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन अलाउेबल pH रेंज फॉर इफ्लुएंट डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज इज 6.5 to 8.5, ठीक है। अब एफ्लुएंट डिस्चार्ज क्या रहता है, जब अगर इंडस्ट्री रहेंगी या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया गया, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीट होने के बाद जो वेस्ट वाटर है या फिर जो सीवेज है वो हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा रिवर में, ठीक है। जब अगर हम रिवर या कोई भी वाटर बॉडीज में अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस समय हमें वाटर की पीएच चेक करनी पड़ती है। अगर उसकी वो वाटर की पीएच अगर 6.5 to 8.5 के बीच में रहेंगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, वो वाटर को रिवर में या कोई भी वाटर बॉडीज में क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो हम उससे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और वाटर की जो डिजायरेबल लिमिट है ड्रिंकिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डिजायरेबल लिमिट है पीएच की, जो डिजायरेबल रेंज है वो है 6.5 to 8.5, वही रेंज। देन इफ सैंपल इज एसिडिक देन ऑल्सो OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि H पॉजिटिव आयंस है इसका मतलब क्या है कि सैंपल एसिडिक है, ठीक है। OH निगेटिव आयंस है इसका मतलब क्या है, सैंपल बेसिक है। ऐसा नहीं कि एसिडिक सैंपल में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि, फिर से बोल रहा हूँ, एसिडिक सैंपल में ऐसा नहीं कि एसिडिक सैंपल में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे, OH निगेटिव आयंस भी रह सकते हैं, रहेंगे ही, ठीक है। OH निगेटिव आयंस रहेंगे, लेकिन जो OH निगेटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना, वो OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। ये बाद में डिटेल्स में कभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम पीएच के जो एक्सपेरिमेंट का जब वीडियो बनाऊंगा मैं, उस समय आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसीलिए अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर सैंपल स्ट्रॉन्ग एसिड भी रहा सैंपल तो भी उसमें OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। सिमिलरली अल्कलाइन सैंपल के लिए भी, अगर अल्कलाइन सैंपल है तो उसमें ऐसा नहीं कि H पॉजिटिव आयंस नहीं है,
H पॉजिटिव आयंस है, लेकिन H पॉजिटिव आयंस क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। देन व्हाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन पीएच इंस्टेड ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखा जाएगा कि पीएच में क्यों मेजर किया जा रहा है, आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। यानी जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जब से मैं बता रहा हूँ कि आपको कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा है या OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, उसके ऊपर उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर सैंपल का जो नेचर है वो नेचर मैंने बताया कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा रहेंगे तो एसिडिक, OH नेगेटिव आयन ज्यादा रहेंगे तो बेसिक। अब जब कॉन्सेंट्रेशन रहता है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का, वो रहता है 10⁻0 टू 10⁻⁻14। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का वाटर में, वो कितना रहने वाला है, 10⁻0 यानी 1, 10⁻0 यानी 1 टू 10⁻⁻14 यानी 0.13 टाइम्स 0.1, यानी इतनी बड़ी वाइड रेंज है, इतनी बड़ी वाइड रेंज है, और इसके बीच में कितने सारे वैल्यूज आएंगे। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया गया है कि इन सभी वैल्यूज को क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है पीएच में, जो कि आगे जाके रेफरेंस के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है। इसीलिए जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर वाटर का जो नेचर है वो एसिडिक या अल्कनी की, ये मेजर करने के लिए हमें पीएच यूज करते हैं आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह। ठीक है, आयन कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है और निगेटिव वैल्यूज पे, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट आता है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ पीएच क्या कर सकते हैं हम, पीएच ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। अब पीएच फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब पीएच फाइंड करने के मेथड्स, पीएच ऑफ द वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड एक है जिससे हम पीएच वाटर की फाइंड कर सकते हैं। अब कलरीमेट्रिक मेथड में कलर जो है रेफरेंस लिया जाता है कलर का, इसीलिए उधर कलरीमेट्रिक मेथड नाम दिया उसे, ठीक है। अब पहला है पीएच पेपर। पीएच पेपर आपने बहुत बार देखा होगा, यूज भी किया होगा स्कूल में, जूनियर कॉलेजेस में, ठीक है। तो पीएच पेपर इस टाइप का रहता है, डिस्क के टाइप का करेंगे, या फिर पीएच एक या फिर इस टाइप में रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इधर देखिए जो डिस्क है, इसमें जो पीएच पेपर रोल किया रहता है और यहाँ से जो है पीएच पेपर का जो आउटलेट है। अब क्या, जो पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या किया जाता है, इस पे कोट किया जाता है या फिर इसे डिसॉल्व करके रखा जाता है कि यानी इसके ऊपर जो है वो इंडिकेटर है, ये पीएच पेपर पर क्या है, प्रेजेंट है इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर रहता है वीक एसिड और वीक बेस का। वो जो इंडिकेटर रहता है वीक एसिड और वीक बेस का। जब ये इंडिकेटर, जब ये पीएच पेपर, जो पीएच पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो जब हम अगर एक वाटर सैंपल में अगर डीप करेंगे, वाटर सैंपल में अगर ये हम डीप करेंगे, तब जो वाटर में प्रेजेंट है आयंस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस है वो, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो ये पीएच पेपर पे जो कोट किया है, उनमें रिएक्शन होती है। उनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, रिएक्शन होती है। उस वजह से ये पीएच पेपर का जो कलर है, ये पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है, पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। अब पीएच पेपर का कलर चेंज कैसे होगा, जब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर कोट किया गया है पीएच पेपर पे और वाटर में के जो आयंस है उनमें की रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन पे कलर चेंज होता है। अगर इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका कलर अलग डेवलप होगा, कम होगा तो उसका कलर अलग डेवलप होगा, बहुत ज्यादा होगा तो अलग डेवलप होगा। हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसका जो कलर है वो अलग अलग डेवलप होता है। एक पर्टिकुलरली सपोज येलो कलर, डार्क येलो कलर क्या हुआ, डेवलप हुआ। सपोज फॉर एग्जांपल जो पीएच पेपर है, वो पीएच पेपर पे डार्क येलो कलर क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब डार्क येलो कलर हमें दिख रहा है इधर, ये जो रिंग है, ये रिंग पे हमें दिख रहा है कि डार्क येलो कलर इधर दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि वाटर सैंपल की पीएच क्या है, 4 हो सकती है, ठीक है। या फिर डार्क ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है तो उसकी पीएच क्या हो सकती है, 10 रहेंगी। या फिर लाइट ग्रीन है, या फिर उसकी पीएच रहेंगी 8, और उससे भी थोड़ा फेंट है तो 7, यानी। या फिर ब्लू है, तो सॉरी वॉलेट है तो 14। यानी इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो पीएच है, वाटर सैंपल की पीएच फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक ड्रॉबैक ही, इस ये मेथड का ड्रॉबैक एक ये रहता है कि जब हम पीएच फाइंड करते हैं, जब हम वाटर की पीएच फाइंड करते हैं पीएच पेपर से, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, 7, 8 या 10 या 14। यानी एक तो ये 12.5, सॉरी, सपोज अगर 14 के वॉलेट के तरफ, अभी कौन सी वैल्यू ले, 4 वैल्यूज लेते हैं हम, ठीक है।
अब ये कलर मैच हुआ, कोई बोलेंगे 4 पे मैच हो रहा है कलर, कोई बोलेंगे 3 पे मैच हो रहा है, कोई बोलेंगे 5 पे मैच हो रहा है। यार तीनों जन ने, हर एक ने क्या बोला, 4 पे मैच हो रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू पीएच वाटर सैंपल की पीएच की वैल्यू 4 ही है। उसकी वैल्यू पीएच, वो वाटर सैंपल की पीएच की वैल्यू 4.2 भी रह सकती है, 4.4 भी रह सकती है, 3.7, 3.8 भी रह सकती है। इसीलिए एक पर्टिकुलर रेंज बताता है, वाटर सैंपल की पीएच की रेंज बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता है। कलरीमेट्रिक मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता, ये पीएच पेपर का एक ड्रॉबैक है। लेकिन हमें अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए रहेंगी कि वाटर की जो रेंज है वो रेंज क्या है, तो वो इजीली हमें क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं और इंस्टेंटली हमें क्या दिख सकती है, वैल्यू मिल सकती है। और ये पोर्टेबल भी, हम कहीं पे भी जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, रिवर पे जाके भी हम इसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था पीएच पेपर की सबसे। देन पीएच कंपैरेटर, पीएच कंपैरेटर ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये पीएच कंपैरेटर, इसमें 2 ट्यूब्स रहती है। अब ये जो ट्यूब्स, एक ट्यूब्स रहती है ब्लैंक, ब्लैंक यानी रेफरेंस के लिए, और दूसरी रहती है जिसमें हम सॉल्यूशन डालें। ये पीएच कंपैरेटर जनरली क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन और फ्री क्लोरीन के लिए भी फाइंड, फ्री क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, और पीएच फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये इधर देखिए टैबलेट्स रहती है, हर एक जो क्लोरीन की या पीएच की टैबलेट्स रहेंगी वो, ये टैबलेट्स को क्या किया जाता है, ये ट्यूब में क्या किया जाता है, ग्लास ट्यूब में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और उसमें वाटर डाल के शेक किया जाता है, यानी जो टैबलेट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होने का जिसका एक पर्टिकुलर कलर क्या होता है, डेवलप होता है। अब ये कलर डेवलप हो गया, तो ये ट्यूब को क्या किया जाता है, एक साइड में ये, सपोज ये ट्यूब पीएच की, ये पीएच की ट्यूब को एक साइड में इधर जो पीएच कंपैरेटर में प्लेस किया था, और दूसरा जो है वो ब्लैंक, दूसरा जो है वो ब्लैंक लिया जाता है जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। और इधर जो ये पॉइंट जो दिख रहा है हमें, इधर से हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये इधर 2 डिस्क दिख रही है आपको, ये जो डिस्क है, ये डिस्क को इधर से प्लेस किया जाता है, एक पीएच की रहती है और एक क्लोरीन की रहती है, ठीक है। तो पीएच की डिस्क को इधर प्लेस किया जाएगा, और ये जो है, ये डिस्क को रोटेट किया जाता है, जब तक रोटेट किया जाता है जब तक ये दोनों में का, ये जो इधर स्मॉल स्मॉल होल दिख रहा है आपको, ये स्मॉल स्मॉल होल में कलर रहते हैं। और ये ऑब्जर्व ऐसा किया जाता है कि दोनों तरफ से जो कलर है, दोनों ट्यूब का जो कलर है, वो दोनों ट्यूब का कलर सेम तब तक नहीं आता तब तक उसे रोटेट किया जाता। जिस पॉइंट पे वो सेम आ गया उस पॉइंट पे रुका जाता है, और वो वही सर्कल के आसपास, यहाँ जो सर्कल होगा पर्टिकुलर, वो सर्कल के बाजू में वो उसकी पीएच वैल्यू लिखी हुई रहती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पीएच कंपैरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम पीएच पेपर में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, पीएच कंपैरेटर में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पीएच क्या हो सकती है वाटर सैंपल की। देन यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है, जैसे पीएच पेपर पे कोट किया जाता है, वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन रहता है। वो सिंपली क्या किया था, उसका 2 या 3 ड्रॉप्स क्या किया था, सपोज ये हमारा वाटर सैंपल है, और वो वाटर सैंपल में हम क्या करते हैं, जो पीएच, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के 2 या 3 ड्रॉप्स इसमें हम डालते हैं। उसमें अगर ऐड करने के बाद उसका जो कलर है, सैंपल का जो कलर है, वो सैंपल का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सैंपल का जो कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से जैसे पीएच पेपर में कंपेयर किया, उसी प्रकार ये सैंपल का जो कलर है, वो सैंपल का कलर रेफर किया जाता है स्टैंडर्ड कलर के हिसाब से, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पीएच फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए तीनों मेथड में जो है वो पीएच हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड हो रहे, हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीएच फाइंड करनी पड़ रही है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीएच वैल्यू मिल रही है, और इसकी जो एग्जैक्ट रेंज भी नहीं मिल रही है पीएच की, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, उसके आसपास कहीं भी हो सकती है पीएच, ठीक है। तो कलरीमेट्रिक मेथड जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता हमें, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, अब इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो यूज किया था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसका नाम है पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर, ठीक है। पीएच मीटर, अब ये पीएच मीटर जो इस प्रकार का, जैसे कंडक्टिविटी का इंस्ट्रूमेंट रहता है, वैसे ही जैसा कंडक्टिविटी मीटर वैसे ही ये पीएच मीटर भी है। अब इधर भी एक रॉड रहता है, ठीक है। जो पीएच रॉड है वो पीएच रॉड रहता है, पीएच रॉड को क्या किया जाता है, वाटर सैंपल में डीप किया जाता है। पीएच रॉड को क्या किया जाता है, वाटर सैंपल में डीप किया जाता है। पीएच रॉड को वाटर सैंपल में डीप करने के बाद अब इसमें आयंस है, तो ये
करंट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, जो ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या करेंगे, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, वो मशीन को सिग्नल देंगे कि इतना इतना ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, और फिर वो मशीन क्या करेंगी, ईएमएफ जितना जनरेट होगा उसको प्रोसेस करके डायरेक्टली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या करेंगे, पीएच में देंगे, इन टर्म्स ऑफ पीएच। अब इधर देखो ये जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर में जो वैल्यू दिख रही है हमें, ये पीएच मीटर में जो वैल्यू दिख रही है हमें, वो वैल्यू कितनी दिख रही है, 6.434, यानी जो पीएच की वैल्यू है वो पीएच की वैल्यू अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक क्या कर रही है, मिल रही है हमें 6.434। अब जैसे इधर पीएच पेपर में देखा हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है 7.6, इधर क्या दे रहा है 6.434, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या मिल रही है, हमें क्या मिल रही है, पीएच मीटर में मिल रही है। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच बाय यूजिंग कलरीमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यानी कि पीएच मीटर से हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जनरली जहाँ पे रिसर्च वर्क हो या जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उधर पोटेंशियोमीटर यानी कि पीएच मीटर ही यूज किया जाता है पीएच फाइंड करने के लिए। देन नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर सॉरी इधर इन्वायरमेंटल 2 की स्लाइड्स यूज किया मैंने, इसलिए इधर सीवेज आएगा, इधर सीवेज नहीं इधर वाटर है, ध्यान देना। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, तो सेकंड जो है टोटल सॉलिड्स, ठीक है। अब टोटल सॉलिड्स में क्या रहता है वो बताता हूँ आपको। टोटल सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट वाटर, ठीक है। अब वाटर में जो टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट है, वैसे टोटल सॉलिड्स के टाइप्स और टाइप्स क्लासिफिकेशन बाद में एक्सप्लेन करता मैं। अब सपोज हमारे पास सी वाटर है, अब सी वाटर में क्या है, डिजॉल्व सॉलिड्स भी है, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी है, ठीक है। अब वो सी वाटर को मैंने सपोज बाउल में क्या किया, कलेक्ट किया और उसे सन ड्राई करने के लिए रख दिया, धूप में रख दिया बाहर, और क्या होगा 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसमें का सभी का पूरा वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, उसका कन्वर्जन H2O में हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएगा पूरा वाटर, और उसमें जो सॉल्ट्स बचेंगे यानी वो डिजोल्व सॉलिड्स है, ठीक है। या फिर उसमें जो क्ले पार्टिकल्स बचेंगे वो सस्पेंडेड सॉलिड्स है, यानी वाटर को अगर हमने इवापोरेट किया तो इवापोरेट करने के बाद उसमें से सिर्फ H2O वाटर मॉलिक्यूल जो वही इवापोरेट होता है, बाकी कुछ इवापोरेट नहीं होता है, ध्यान दीजिए ना। इसीलिए इवापोरेट करने के बाद जो पोर्शन बच जाता है उसे हम टोटल सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है टोटल सॉलिड्स की, द टोटल सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट वाटर। देन डिसॉल्व सॉलिड्स, अब डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहेंगे, 2 टाइप के सॉलिड्स रहते हैं, जैसे पहले क्लासिफिकेशन बताते हैं, बाद में डिसॉल्व सॉलिड्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या है, टोटल सॉलिड। अब टोटल सॉलिड क्लासिफाइड हुआ है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स और टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी जो सॉलिड्स वाटर में सस्पेंशन में रहते हैं उसे हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, उसी में कोलाइडल सॉलिड्स भी आएंगे और सस्पेंडेड सॉलिड्स भी आएंगे, ठीक है। देन टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ये सब क्या रहते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। देन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो वो भी बाद में क्लासिफाई हुए, क्लासिफाई किस हिसाब से हुए, सेटलेबल और नॉन सेटलेबल, यानी जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है जो हमेशा सस्पेंशन में रहते हैं उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, उस वो भी क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में, एक सेटलेबल और नॉन सेटलेबल। सेटलेबल यानी जो कम समय में सेटल होते हैं, कौन से पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल कम समय में सेटल होते हैं हम उसे सेटलेबल सॉलिड्स बोलते हैं। और नॉन सेटलेबल यानी नॉन सेटलेबल का मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो सेटल नहीं होते, लेकिन उन्हें सेटल होने के लिए जो टाइम लगता है, उन्हें सेटल होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए उन्हें नॉन सेटलेबल कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेटल नहीं होते। वाटर में का कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स ऐसा नहीं कि जो सेटल नहीं होता, सेटल सभी सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करो हाँ, से वाटर में के सभी सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, सेटल होते हैं, लेकिन उन्हें सेटल होने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो जिन्हें ज्यादा लगता होते हैं उन्हें नॉन सेटलेबल कहेंगे, और जिन्हें कम लगता है उन्हें सेटलेबल कहेंगे। इसका एक एग्जांपल आपको बताता कि रेनी सीजन में जब हमारे घर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो पानी आता है वो थोड़ा मडी दिखता है, टर्बिड दिखता है, थोड़ा ब्राउनिश दिखता है, ठीक है। तो जब हम उसे इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं करते, उसे हमने एक आधे बेसल में अगर हमने कलेक्ट किया और सुबह अगर हमने वाटर कलेक्ट किया तो शाम में देखने के बाद हमें क्या दिखता है कि जो उसका जो बेस है, बॉटम जो है, वो बॉटम में हमें एक छोटी सी लेयर दिखती है सॉइल की, या क्ले की छोटी लेयर है, वो रहती है सस्पेंडेड सॉलिड। वो क्या बाद में क्या होगा, पार्टिकल, बाद में पार्टिकल क्या होगा, सभी सेटल हो गए, उन्हें सेटलेबल सॉलिड्स कहेंगे, या नॉन सेटलेबल, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो नॉन सेटलेबल, ठीक।
तो ये था क्लासिफिकेशन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन है टोटल सॉलिड्स जो है वो टोटल सॉलिड्स दो कैटेगरी में और डिवाइड की गई है। टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स टीवीएस, जो सॉलिड्स वोलाटाइज हो सकते हैं हाइयर टेम्परेचर पे, उन्हें टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स कहा जाएगा। जनरली ऑर्गेनिक मैटर रहता है जो वोलाटाइज होता है। देन टोटल फिक्स सॉलिड, जो पोर्शन कितने भी टेम्परेचर पे, कितना भी टेम्परेचर हाई करेंगे तो भी वो सॉलिड्स रिमूव नहीं होंगे। जैसे ऐश, ऐश को कितने भी टेम्परेचर पे गए तो वो रिमूव होने वाली, जलने वाली नहीं है, इसलिए वो ऐश क्या रह जाएंगे, टोटल फिक्स सॉलिड, ठीक है। और कोई बोलेगा कि अब टोटल वोलाटाइल सॉलिड और टोटल फिक्स सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड या डिजॉल्व सॉलिड में नहीं रहते क्या? उन्हें उनमें भी रहते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में भी वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में भी वोलाटाइल डिजॉल्व सॉलिड्स एंड फिक्स डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। अब डिजॉल्व सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या रहते हैं? डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड्स तो बता दिया मैंने कि जो सस्पेंशन में डिजॉल्व सॉलिड जो रहते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। अब इन्हें सेपरेट करना है तो क्या किया जाता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड की सेपरेट करना है तो सब एक हमारे पास फिल्टर पेपर रहता है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर रहता है, फिल्टर पेपर पे इससे क्या किया जाता है, वाटर को पास किया जाता है। अब जब वाटर फिल्टर पेपर से पास किए करेंगे, वैटमन फिल्टर पेपर नंबर 42 यूज किया जाता है। तो जब पास करेंगे तो उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो सभी सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, पेपर पर ही अडेयर हो जाते हैं, पेपर पर ही अटक जाते हैं और उसमें पेपर के आगे पास नहीं होती, क्योंकि वो सस्पेंडेड, उनकी जो साइज रहती है पेपर की पोर साइज से ज्यादा रहती है। और जब जो पार्टिकल फिल्टर, जो वाटर फिल्टर होता है उसमें सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड रहते हैं। फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। अब जो वाटर फिल्टर हो गया है, ध्यान दीजिए, जो वाटर फिल्टर हो गया है उसमें कौन से सॉलिड्स प्रेजेंट है, सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है। जो वाटर क्या हुआ, फिल्टर हुआ, उसमें क्या है प्रेजेंट, सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है। अब जो फिल्टर हुआ वाटर है, वो फिल्टर हुआ वाटर को अगर हमने इवापोरेट कर दिया, वो फिल्टर हुए वाटर को हमने इवापोरेट कर दिया, तो वो वाटर में कौन से सॉलिड्स बचेंगे, सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड्स ही बचेंगे। इसीलिए क्या है, डिजॉल्व सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट फिल्ट्रेट, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट फिल्ट्रेट। फिल्टर होने के बाद वाला जो वाटर है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। जो फिल्टर होने के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। वो फिल्ट्रेट को हमने अगर इवापोरेट कर दिया तो इवापोरेट करने के बाद जो सॉलिड्स बचेंगे उसे हम क्या करेंगे, डिजोल्व सॉलिड, ठीक है। और डिजोल्व सॉलिड जो है वो मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। टोटल सॉलिड्स भी मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। सभी सॉलिड जो वो मिलीग्राम पर लीटर में ही मेजर की जाती है। इनके जो स्टैंडर्ड्स है, डिजायरेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट, सभी के, सस्पेंडेड के, डिजोल्व के, टोटल के, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन थर्ड पैरामीटर है एसिडिटी, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर है एसिडिटी। देन एसिडिटी इज द क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एन अल्कली, ठीक है। एसिडिटी क्या है, क्वांटिटेटिव कैपेसिटी, कैपेसिटी है वाटर की न्यूट्रलाइज करने की, किसे न्यूट्रलाइज करने की, अल्कली न्यूट्रलाइज करने की। अल्कली जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी को क्या कहेंगे आप, एसिडिटी कहेंगे। उसे क्या याद है, इट इज अल्कली न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अल्कली न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। यानी कैपेसिटी क्या है कि अल्कली को कितना न्यूट्रलाइज कर सकती है, वाटर जो है वो अल्कली को कितना न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी क्या कहेंगे हम, एसिडिटी। अभी हमने एसिडिटी, वाटर एसिड है कि बेस है हम पता कर सकते हैं पीएच से। पीएच 7 से कम है, 7 से कम है पीएच तो हम क्या बोलेंगे, वाटर जो है वो लेस देन 7 है तो हम क्या कहेंगे, वाटर एसिडिक है। अगर ग्रेटर देन 7 है तो हम क्या कहेंगे, वाटर क्या है, बेस है या फिर अल्कली है, ठीक है। अब वो कितने अमाउंट में एसिडिटी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, हम टाइट्रेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ थ्योरेटिकली पोर्शन देख रहे हैं हम, प्रैक्टिकल मेजरमेंट जो है वो अभी नहीं देख रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ एसिडिटी, अब एसिडिटी की भी टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स की एसिडिटी है। फर्स्ट है मिनरल एसिडिटी, मिनरल एसिडिटी उसे और मिथिल ऑरेंज एसिडिटी भी कहा जाता है। मिथिल ऑरेंज एसिडिटी इसलिए कहा जाता है कि जब मिनरल एसिडिटी फाइंड करते हैं तब मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है मिनरल एसिडिटी फाइंड करते समय, और वही इंडिकेटर जो है वो सुटेबल है मिनरल एसिडिटी के लिए। इसीलिए मिनरल एसिडिटी इज ऑल्सो नोन एज मिथिल ऑरेंज एसिडिटी। ये ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देन दिस एसिडिटी इज ड्यू टू H पॉजिटिव आयंस। ये एसिडिटी जो है वो H पॉजिटिव आयंस की वजह से रहती है।
ये एसिडिटी क्या है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से रहती है। जैसे कि मैं पहले बताया आपको, H पॉजिटिव की वजह से एसिडिटी, OH निगेटिव की वजह से अल्कलिनेट, लेकिन ऐसा नहीं, और पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं जिनकी वजह से एसिडिटी रहती है और अल्कलिनेट रहती है और निगेटिव आयंस की वजह से, ठीक है। इसका जो सोर्स है मिनरल एसिडिटी का जो सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिधर एसिड यूज हो रहा है या बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे एसिड यूज होता है, तो उसका जो एफ्लुएंट रहेगा, जो डिस्चार्ज में वाटर रहेगा, जो वाटर बाहर आएगा इंडस्ट्री में से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रहेगा, उसमें ज्यादातर मिनरल एसिडिटी प्रेजेंट रहेंगी, वो H पॉजिटिव आयंस की वजह से रहेंगी। एसिड रेन भी उसका एक एग्जांपल है। देन इट इज फाउंड नियर pH 4। मिनरल एसिडिटी जो है वो नियर pH 4 के आसपास क्या होती है, फाइंड होती है। देन CO2, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एसिडिटी है वो CO2 एसिडिटी है। CO2 एसिडिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज फेनोल्फथालीन एसिडिटी। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज किया था CO2 एसिडिटी फाइंड करने के लिए, इसीलिए ये एसिडिटी को CO2 एसिडिटी भी कहा जाता है। देन दिस एसिडिटी इज ड्यू टू CO2 प्रेजेंट इन वाटर। CO2 एसिडिटी यानी CO2 वाटर में रहने की वजह से एसिडिटी रहेंगी। अब CO2 वाटर में एसिडिटी कैसे प्रोड्यूस करता है वो बताता हूँ अभी आपको। अब उससे पहले कि सोर्सेज ऑफ CO2 एसिडिटी क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब सैचुरेशन लेवल अगर कम है या फिर वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम है, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल वाटर में कम है, तो एटमॉस्फेयर में का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाती है, CO2 एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो पीएच रेंज है, वो पीएच रेंज है न्यूट्रल पीएच, यानी pH 7 के आसपास क्या होता है, जनरली CO2 एसिडिटी प्रेजेंट रहती है। अब CO2 एसिडिटी किस प्रकार प्रोड्यूस करती है, देखो CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्ट होकर फॉर्म करता है H2CO3। ये H2CO3 क्या है, एसिड है, एसिड है कार्बोनिक एसिड, इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है H2CO3। जैसे H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वैसे ही कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसमें भी H पॉजिटिव आंसर, उसमें भी H पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये दो टाइप से एसिडिटी के, एक मिनरल एसिडिटी और CO2 एसिडिटी। देन नेक्स्ट है अल्कलिनिटी, फोर्थ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अल्कलिनिटी एसिडिटी के अपोजिट। अल्कलिनिटी इज द क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, और जो जैसे कि एसिडिटी के कैपेसिटी, क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज अल्कली, वैसे इसकी अपोजिट डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एसिड। अल्कलिनिटी इज द क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एसिड, और एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, वो वाटर की कैपेसिटी कितनी है कि जो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, उसे हम अल्कलिनिटी कहते हैं, ठीक है। अब अल्कलिनिटी जो है वो अल्कलिनिटी असिस्ट द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो है वाटर में की जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो जब केमिकल्स वाटर में ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस को कोआगुलेशन कहा जाता है। अब वाटर में अगर अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहेंगी तो ही कोआगुलेशन जो इफेक्टिव रहता है। ये पॉइंट हम कोआगुलेशन के पार्ट में डिटेल में देखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, अल्कलिनिटी अगर वाटर में प्रेजेंट रहेंगी तो जो कोआगुलेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव रहेगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव रहेगा, इसलिए अल्कलिनिटी का जो एप्लीकेशन है वो कोआगुलेशन प्रोसेस में भी है। देन टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी, कौन कौन से टाइप्स की अल्कलिनिटी वाटर में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी। हाइड्रोक्सिल यानी OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी यानी OH नेगेटिव। दिस एसिडिटी इज ड्यू टू द OH आयन, OH नेगेटिव आयंस, इसलिए उसे हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी कहते हैं। उसके बाद है बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। बाइकार्बोनेट, दिस एसिडिटी इज ड्यू टू HCO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। HCO3 नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट है तो उसे बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी कहा जाता है। देन कार्बोनेट अल्कलिनिटी, CO3 डाइनेगेटिव आयंस, CO3 डाइनेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कार्बोनेट अल्कलिनिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी है, और ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस भी रहती है, वो हार्डनेस केस में हम डिटेल में देखेंगे। तो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी, टोटल 3 टाइप्स है, हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, कार्बोनेट अल्कलिनिटी और टोटल अल्कलिनिटी जो इन सभी के क्या है एडिशन है, ठीक है। तो इस अल्कलिनिटी भी हम टाइट्रेशन मेथड के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड्स में हमें एसिड यूज करना पड़ेगा अल्कलिनिटी फाइंड करने के लिए, एसिड फाइंड करने के लिए हमें अल्कली यूज करना पड़ेगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, और इंडिकेटर इधर भी वही इंडिकेटर यूज करने पड़ेंगे हमें, मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर और इथेनॉक्सिलिन इंडिकेटर, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्लोराइड। नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर है क्लोराइड। The chlorides are mineral salts, therefore not affected by biological action. Biological action है जो माइक्रोऑर्गेनिम्स है वाटर में के, जो माइक्रोऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया प्रेजेंटिंग वाटर या वेस्ट वाटर, जनरली क्लोराइड जो वो रिलेट करता है या फिर इंडिकेट करता है सीवेज या पोल्यूशन इंडिकेट करता है, इसलिए बायोलॉजिकल एक्शन को इधर मेंशन किया गया है कि क्लोराइड्स आर मिनरल सॉल्ट्स देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन है जो माइक्रोऑर्गेनिम्स रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे, वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उनका क्या रहता है फूड रहता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्लोराइड जो मिनरल सॉल्ट्स और क्लोराइड जनरली सीवेज में प्रेजेंट रहता है, तो क्लोराइड पर बायोलॉजिकल एक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्लोराइड जो है वो सीएल निगेटिव, ध्यान रखना क्लोराइड जो है वो हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है आप स्टूडेंट्स में कि क्लोराइड यानी सीएल निगेटिव, क्लोरीन यानी भी वो सीएल निगेटिव बोलते हैं, क्लोरीन यानी सीएल निगेटिव नहीं, क्लोरीन यानी सीएल2, क्लोरीन यानी Cl2 और क्लोराइड यानी Cl निगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोराइड्स आर जनरली फाउंड इन सीवेज एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम किचन वेस्ट, ह्यूमन फीकस एंड यूरिनरी डिस्चार्ज, ठीक है। जनरली जो है इसका जो सोर्स है क्लोराइड का वो वेस्ट वाटर है, सीवेज है, सीवेज के थ्रू क्लोराइड क्लोराइड जो है वो सीवेज में आता है, वेस्ट वाटर में आता है। और वेस्ट वाटर क्या करते हैं हम, हमें पता है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीट होने के बाद रिवर में डिस्पोज करते हैं, या फिर विदाउट ट्रीट डायरेक्टली क्या किया जाता है कि जो सीवर लाइन्स है, सीवर लाइन्स में का जो सीवेज है वो सीवेज को डायरेक्टली रिवर में डिस्पोज किया जाता है, उस वजह से जो क्लोराइड कंटेंट है वाटर में का वो क्लोराइड कंटेंट बढ़ जाता है और पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हमें और एक क्लोराइड जो है वो क्लोराइड एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर जो है वो यूज किया जाता है, क्लोराइड जो है वो एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर यूज किया जाता है। एमसीक्यूज में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाटर वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, कौन सा वाटर क्वालिटी पैरामीटर है जो पोल्यूशन रिवर का पोल्यूशन इंडिकेशन करने के लिए यूज किया था, तो उसका आंसर है क्लोराइड, ध्यान रखना। क्यों कि सीवेज में प्रेजेंट रहता है और सीवेज जो अगर रिवर में डिस्पोज कर दिया हमें तो क्या हो जाएगा उधर वो उसका पोल्यूशन हो जाएंगे, इसलिए क्लोराइड जो है वो एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर जो है वो यूज किया जाता है। देन सोर्सेस ऑफ क्लोराइड इन वेस्ट वाटर, अब पहले जैसे पता हमने सीवेज और वेस्ट वाटर में ही प्रेजेंट रहता है, उसका अगर डिस्चार्ज जीवन में कर दिया तो वाटर में जो है वो क्लोराइड आ सकता है। तो पहले सोर्सेस ऑफ क्लोराइड इन वेस्ट वाटर देखेंगे। ह्यूमन एक्स ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन 6 ग्राम ऑफ क्लोराइड पर पर्सन पर डे। हर एक आदमी एक दिन में 6 ग्राम क्लोराइड क्या करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकलते हैं उससे, उसके थ्रू क्या करता है, जो 6 ग्राम क्लोराइड क्या करता है इमिट करता है, 6 ग्राम क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो जब इसका जब ये सीवर लाइन में प्रोड्यूस होंगे या फिर सीवर लाइन के थ्रू जब रिवर में आएगा तो ये पूरा का पूरा 6 ग्राम क्लोराइड जब वो रिवर में जाके क्या होगा ऐड होगा और उस वजह से पोल्यूशन होगा, इसलिए ये भी एक सोर्स है। देन होम रीजनरेशन वाटर सॉफ्टनर, और वाटर सॉफ्टनर क्या रहता है और होम रीजनरेशन क्या पता है। वाटर सॉफ्टनर अपने पता है कि वाटर अगर हार्ड है, हार्ड वाटर है जो वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट्स है, जैसे ग्राउंड वाटर हार्ड रहता है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हार्ड वाटर को कन्वर्ट करना रहता है सॉफ्ट वाटर में, उसमें के सॉल्ट्स रिमूव करते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स रिमूव करते हैं। तो वो प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग बोला जाता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसे वाटर सॉफ्टनर कहते हैं, ठीक। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी रहती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग कैपेसिटी रहती है वाटर सॉफ्ट करने की। तो एक बार उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई तो उसे रीजनरेट करना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद क्या करना पड़ता है, रीजनरेट करना पड़ता है। और रीजनरेशन के लिए जो केमिकल यूज किया था, जो केमिकल यूज किया था वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यूज किया था, सोडियम जो रहता है वो रीजनरेशन में यूज हो जाता है, और जो क्लोराइड है वो क्लोराइड यूज नहीं होता, और वो क्लोराइड क्या होता है वेस्ट वाटर के थ्रू क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए और इसमें का जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, होम रीजनरेशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर में का जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा वो वेस्ट वाटर में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। देन इंडस्ट्रीज लाइक आइसक्रीम एंड मेल्ट साल्टिंग, ठीक है।
आइसक्रीम इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उधर भी कॉमन सॉल्ट NaCl यूज किया था, उस वजह से भी जो क्लोराइड का परसेंटेज है वो क्लोराइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस रह सकते हैं। देन सोर्सेज ऑफ क्लोराइड इन वाटर आर, अब वाटर में सोर्सेज ऑफ क्लोराइड कौन कौन से? टॉप सॉइल, जो सॉइल है, टॉप सॉइल है ग्राउंड सरफेस, जो वो ग्राउंड सरफेस में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो उसमें अगर कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, ये भी सॉल्ट्स है, ये सभी सॉल्ट्स, ये सभी क्या है? सॉल्ट्स है। तो जब इनका कॉन्टेक्ट वाटर में आएगा तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, तो उस वजह से भी क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देन सॉइल स्टार्टा, जब वाटर पर्कुलेट होता है ग्राउंड में तो सॉइल स्टार्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट में आता है, अगर सॉइल स्टार्टा में अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे तो या फिर क्लोराइड प्रेजेंट रहेंगे तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ये भी एक सोर्स है। देन सी वाटर जो बहुत हाई सोर्स ऑफ क्लोराइड कंटेंट है, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, हमें पता ही है। अब सी वाटर का सोर्स में कनेक्शन क्या होगा बताता हूँ आपको। सपोज ये क्या है? सी है, सपोज ये सी है और यहाँ पर सी है और सी की लेवल, सपोज सी की वाटर लेवल ये है और यहाँ पर वेल है, सपोज बोरवेल है या फिर ओपन वेल है। तो जब अगर वाटर लेवल, जो बोरवेल में वाटर लेवल जब इतनी पर्टिकुलर ये पॉइंट पर है और सी की वाटर लेवल इधर है, तो ऑब्वियसली जो वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो फ्लो का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ रहेगा, जो ग्राउंड में से जो वाटर पर्कुलेट होगा वो यहाँ से आएगा, क्योंकि इधर जो हाइड्रोलिक लेवल है वाटर की, इधर हाइड्रोलिक लेवल ज़्यादा है, इधर हाइड्रोलिक लेवल कम है। लेकिन कंटिन्यूस पंपिंग की वजह से क्या होगा, ये वाटर लेवल क्या हो जाएंगी? नीचे जाएंगी। ये वाटर लेवल सपोज यहाँ पर गई तो क्या होगा, जब वाटर लेवल नीचे चले जाएंगी, वाटर लेवल नीचे जाने के बाद क्या होगा, अब हाइड्रोलिक डिफरेंस किधर क्रिएट होगा? इधर वाटर लेवल कम है और इधर वाटर लेवल ज़्यादा है, तो वाटर का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। सी से वाटर पर्कुलेट होकर वेल में जाएगा। अब जब सी से वाटर पर्कुलेट होकर वेल में जाएगा तब वाटर में के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है, सी के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो तो सॉइल में ब्लॉक्ड हो जाएंगे, क्लॉग्ड हो जाएंगे। लेकिन जो डिजॉल्व सॉलिड है जैसे कि सॉल्ट्स, क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट्स है, तो वो सॉल्ट्स डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, तो वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं होते, तो वो क्या हो जाएंगे, और डायरेक्टली वाटर जो है वो वेल वाटर में जाके मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से भी जो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नेचुरल वाटर में बढ़ जाता है। ये तो वेल का एक एग्जांपल दिया, अब रिवर का भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज ये रिवर है और इधर सी है। हमें पता है कि रिवर, हर एक रिवर सी में जाके मीट होती है आखिरी में, ठीक है। तब रिवर में जो है सॉल्ट का परसेंटेज कम रहता है, रिवर में क्या रहता है, सॉल्ट का परसेंटेज कम रहता है, और जो सी रहता है वो सी में सॉल्ट का परसेंटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट्स का और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का। तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो इधर के सॉल्ट्स है वो रिवर में मिलते हैं, इधर के सॉल्ट्स रिवर में जाते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये जो फिनोमेना है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जो सी के आसपास की जो एरिया है, रिवर का जो बेसिन है, सी के आसपास का जो रिवर का जो बेसिन है, उसमें जो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, हायर कॉन्सेंट्रेशन इन सी एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन रिवर, ठीक है। तो ये था sources of chloride in water. Then chloride above 250 ppm are not permissible in water, ठीक है। क्लोराइड का लेवल अगर वाटर में अगर 250 ppm यानी 250 मिलीग्राम पर लीटर एस क्लोरीन से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 250 मिलीग्राम पर लीटर से कम रहेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, फ्लोराइड है। फ्लोराइड, देन फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप। क्लोराइड भी, क्लोरीन यानी क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड जो है वो हेलोजन ग्रुप ही है, फ्लोराइड भी हेलोजन ग्रुप ही है, एफ निगेटिव इसका सिंबल है, क्लोराइड का Cl निगेटिव है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, अब वाटर के वाटर में फ्लोराइड के सोर्सेज क्या है, वाटर में फ्लोराइड किस किस सोर्स से आता है वो देखेंगे। Fluoride occurs in nature always in combination of calcium, sodium, aluminum and
SiO2, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो फ्लोराइड है वो प्रेजेंट रहता है वाटर में, ठीक है। इन ग्राउंड वाटर सोडियम ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड। ग्राउंड वाटर में जो सोडियम ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड यानी NaF के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। देन फूड ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड, जैसे पोटैटो है, कैरेट हो गया, इनमें क्या रहता है, जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। और जब अगर वाटर ग्राउंड वाटर अब इनके फूड्स के कांटेक्ट में आएगा तो उस समय भी क्या हो सकता है कि फूड में का जो फ्लोराइड फ्लोराइड है वो वाटर में मिक्स हो सकता है, या फिर जब हम इंटेक करेंगे ये फूड इंटेक करेंगे, जब पोटैटो इंटेक करेंगे तो उस समय भी हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, फ्लोराइड आ सकता है, ठीक। फ्लोराइड यूजफुल भी रहता है और हार्मफुल भी रहता है, वो आगे बताता हूँ आपको कैसे। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से या फिर कोई भी इंडस्ट्री में से अगर जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, वो वेस्ट वाटर में अगर फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वो वेस्ट वाटर को हमने रिवर में डिस्चार्ज किया तो उस समय भी फ्लोराइड क्या हो सकता है, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो सकता है, ठीक है। एज पर आईएस standards, Indian standard, desirable range of fluoride content in water is 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अब फ्लोराइड जो वाटर में वो हमें 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक चाहिए, कम भी नहीं चाहिए ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कम रहेगा तो ही प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका एग्जाम्पल बताता आपको, अगर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तो इट कॉजेस डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस या फिर दांत गिर सकते हैं हमारे, या दांत जो वीक हो सकते हैं, या फिर बोन्स जो है, या फिर हमारे हाथ और पैर जो वो टेढ़े हो सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, हमारे टीथ को या फिर बोन को स्ट्रांग करता है, इसलिए अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं है। उस वजह से जो बीमारी नहीं, जो डिसीज है उसे डेंटल फ्लोरोसिस कहेंगे। अगर ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है, अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा है फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से डेंटल कैरीज होंगे, जैसे कि दांत जो है वो सफ़ेद गिरने लगे या फिर दांत पे पैचेस आएंगे, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि डेंटल कैरीज हो सकती है, जैसे 1.5 मिलीग्राम, या जब कब हो सकती है, जब 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा फ्लोराइड का, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा है, तो टूथपेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो टूथपेस्ट में कुछ अमाउंट में जो है वो फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कुछ अमाउंट में क्या रहता है, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। वो इसीलिए कि उस वजह से हमारे जो दांत है वो दांत क्या रह सकते हैं, हमारे स्ट्रांग बनेंगे, इसीलिए फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जो वो थोड़ा बहुत क्या रहता है उसमें ऐड किया जाता है टूथपेस्ट में, ठीक है। अब फ्लोरिडेशन और डीफ्लोरिडेशन, एक दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट क्या बताता है। फ्लोरिडेशन मीन्स एडिशन ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड ऐड करना वाटर में, उसे हम फ्लोरिडेशन कहेंगे। आप वाटर में से फ्लोराइड रिमूव करना उसे हम डिफ्लोरिडेशन कहेंगे। अब फ्लोरिडेशन कब करना, डिफ्लोरिडेशन कब करना बताता, जैसे मैंने बताया आपको कि वाटर में जो फ्लोराइड प्रेजेंट है वो हमें कितना चाहिए, 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए और इतना इससे कम भी नहीं चाहिए। अगर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर फ्लोराइड कंटेंट कम रहेगा तो भी हमें प्रॉब्लम है, तो उस समय क्या किया जाता है, फ्लोरिन ऐड किया जाता है, उस समय क्या किया जाता है, फ्लोराइड जो है वो ऐड किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्लोरिडेशन। अब अगर जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो उस समय क्या किया जाता है, फ्लोराइड जो फ्लोराइड रिमूव किया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, डिफ्लोरिडेशन। ये इसके प्रोसेस, इसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, मेथड्स है, ये 5th यूनिट में हम देखेंगे फ्लोरिडेशन डिफ्लोरिडेशन डिटेल्स में, ठीक। इधर शॉर्ट में बता आपको मैंने। Then next chemical characteristics of water है heavy metals. The term heavy metals refers to any metallic chemical element that has a relatively high atomic weight and is toxic or poisonous at low concentration. Heavy metals क्या है, ये नाम में है, जिनका एटॉमिक वेट, ऐसे मेटल्स पीरियोडिक टेबल में क्या, ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक वेट क्या है, ज़्यादा है, जिनका एटॉमिक वेट क्या है, ज़्यादा है, और वो पॉइजनस है और टॉक्सिक है लो कॉन्सेंट्रेशन पे रहने के बाद भी। अगर उनको कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 0.01, 0.03, 0.05 इसके रेंज में है, तभी भी उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम रहने के बावजूद भी उनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहने के बावजूद भी वो हमारे लिए टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो उस उन मेटल्स को क्या कहा जाता है, हेवी मेटल्स। मेटल्स सच एज आर्सेनिक, लीड,
कैडमियम, निकेल, मर्क्यूरी, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम आर हाईली टॉक्सिक इवन इन माइनर क्वांटिटी। इनके क्वांटिटी अगर कम भी रहेंगी, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम भी रहेगा तो भी ये हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। Then heavy metals can be found in the form of hydroxide. Heavy metals जो hydroxide यानी OH by 2, OH by 3, oxide O2, O3, sulfides SO4, sulfates, phosphate, silicates and organic compound, इनके कॉम्बिनेशन में क्या रहते हैं, वो heavy metals हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। Then sources of heavy metals के sources natural source पर देखेंगे। natural sources में natural emissions of heavy metals occurs from वोल्केनिक इरप्शंस में से, जो ग्राउंड में अगर हेवी मेटल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में आएंगे, और एटमॉस्फेयर के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में आगे की फिर बाद में वो सेटल होने के बाद वाटर में मिक्स हो सकते हैं। देन फॉरेस्ट फायर के थ्रू भी, देन रॉक वेदरिंग एंड विंड बॉर्न सॉइल पार्टिकल, ये सभी क्या है, हेवी मेटल्स के सोर्स है। देन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर, माइनिंग एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड रन ऑफ, ये सभी क्या मैनमेड सोर्सेस है और आर ऑल्सो लीड टू द रिलीज ऑफ हेवी मेटल, ये भी क्या है, हेवी मेटल का सोर्सेस है। देन नेक्स्ट लास्ट है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर 8, नाइट्रोजन। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। अगर वाटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर क्या प्रेजेंट है, तभी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो नहीं। देन द नाइट्रोजन में बी प्रेजेंट इन द वाटर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। वाटर जो सॉरी नाइट्रोजन जो वाटर में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो देखेंगे कौन कौन से। पहला है नाइट्राइट्स, NiTrITES, नाइट्राइट्स NO2 निगेटिव। ये कब प्रेजेंट रहता है, जब पार्टली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर एंड विच इज वेरी डेंजरस एंड हेंस इट शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, नाइट्राइट जो वो ऑर्गेनिक मैटर जो है, जैसे बताया कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्राइट्स कब प्रेजेंट रहेगा कि ऑर्गेनिक मैटर अगर पार्टली ऑक्सीडाइज हो जाए, पार्टली ऑक्सीडाइज है ना डिकम्पोज, और माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो जब पार्टली अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो तो नाइट्रेट्स क्या होता है, रिलीज होता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। इसका स्मॉल क्वांटिटी भी हार्मफुल रहता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और इसीलिए ये क्या नाइट्रेट जो वाटर में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन एडवांटेज ऐसा है कि नाइट्राइट जो है वो ज़्यादा देर तक वाटर में प्रेजेंट नहीं रहता, उसका जल्दी से कन्वर्जन काय में हो जाता है, नाइट्रेट्स में हो जाता है। उसका जल्दी से कन्वर्जन काय में हो जाता है, नाइट्रेट्स में हो जाता है, NiTrATES, NO3 निगेटिव में। ये कब, अगर और नाइट्रेट्स कब प्रेजेंट रहता है वाटर में, जब फुल्ली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर है, यानी ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने के बाद नाइट्राइट्स का कन्वर्जन काय में हो जाता है, नाइट्रेट्स में हो जाता है, NiTrATES, NO3 निगेटिव। देन फ्री अमोनिया नेक्स्ट है, फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन में फ्री अमोनिया NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जस्ट स्टार्टेड। फ्री अमोनिया कब प्रेजेंट रहता है, जब ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन है जस्ट स्टार्ट हुआ है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस समय क्या होता है, अमोनिया जो वो रिलीज होता है। देन अल्बुमिनेट नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अल्बुमिनेट नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है डिकम्पोजिशन के पहले जितना ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे हम अल्बुमिनेट नाइट्रोजन कहेंगे और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहेंगे। ठीक है, देन और एक चीज रहती है, टोटल नाइट्रोजन एक कंसेप्ट रहता है और टोटल जेल्डाल नाइट्रोजन एक रहता है। यह वो सीवेज में डिटेल में देखेंगे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि टोटल नाइट्रोजन क्या रहता है। टोटल नाइट्रोजन यानी सभी नाइट्रोजन, जितने भी फॉर्म्स है नाइट्रोजन के, वो सभी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन की एडिशन है ना टोटल नाइट्रोजन। और टोटल जेल्डाल नाइट्रोजन क्या रहता है, टोटल जेल्डाल नाइट्रोजन है फ्री अमोनिया NH3, NH4+, देन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, सभी के एडिशन किया तो टोटल जेल्डाइल नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नाइट्रोजन क्या है, टोटल जेल्डाइल नाइट्रोजन क्या है। देन एक्सेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विल कॉज मैथेमोग्लोबिनिया डिसीज टू द चिल्ड्रन और ब्लू बेबी डिसीज। ये जो डिसीज है मैथेमोग्लोबिनीमिया जो डिसीज है, इसे ब्लू बेबी डिसीज भी कहा जाता है। इस ये अगर ये क्या नाइट्रोजन की वजह से रहता है, अगर नाइट्रोजन वाटर में ज़्यादा प्रेजेंट है और बच्चों ने अगर वो वाटर कंज्यूम ज़्यादा कर दिया तो उस समय बच्चों पर जो एक अलग टाइप का डिसीज होता है जिसके हम ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं, उससे जो स्किन है, जो स्किन रहती है
वो स्किन टोटली ब्लू हो जाती है, इसलिए उसे ब्लू बेबी डिसीज भी कहा जाता है। मेथेमोग्लोबिनीमिया को ब्लू बेबी डिसीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है उससे पूरी की पूरी जो स्किन है उस स्किन का कलर जो ब्लू हो जाता है, इसीलिए उसे ब्लू बेबी डिसीज कहा जाता है। और ये होता है नाइट्रोजन के वजह से। अगर हमने वो वाटर कंज्यूम किया जिस वाटर में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से हम क्या उस वजह से डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा, और वो डिसीज का नाम है मेथेनोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी डिसीज। तो ये था केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। एक सिर्फ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर हार्डनेस रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हार्डनेस डिटेल में। थैंक यू। हैव अ नाइस